नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आई न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के आजाद मैदान में हजारों किसानों के बीच पहुंचे शरद पवार। केंद्र सरकार और राज्यपाल पर साधा निशाना, कहा राज्यपाल के पास कंगना से मिलने का वक्त किसानों से नहीं। गणतंत्र दिवस पर निकलेगी किसानों की रैली। 3 रूटों पर शर्तों के साथ मिली इजाजत। सिंघू बॉर्डर से शुरू होगी किसानों की पहली ट्रैक्टर रैली। LAC पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच हुई झड़प। पिछले हफ्ते हुई झड़प में चीन के कई सैनिक हुए घायल। भारतीय सेना ने बताया मामूली झड़प। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी है और इस ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरा रोड मैप भी तैयार किया गया है। पूरी दिल्ली में 3 रूटों से ये ट्रैक्टर रैली निकलेगी और इस ट्रैक्टर रैली को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य राज्यों की पुलिस भी अलर्ट पर है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 61वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए मान गई है। यही कारण है कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर प्रदर्शन चल रहा है वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गई हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर परेड का रूट जारी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस परेड के बाद शुरू होगी, जिसे एक प्रोफेशनल तरीके से नियमों को फॉलो करते हुए करनी होगी। साथ ही इस मार्च को वापस जहां से शुरू हुई है वहीं खत्म करना होगा। किसानों की पहली ट्रैक्टर रैली सिंघू बॉर्डर से शुरू होगी। संजय गांधी, ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना, बादली, कुतुबगढ़ होते हुए KMP से घूमकर किसान वापस सिंघू बॉर्डर पर आ जाएंगे। ये रूट करीब 63 किलोमीटर का होगा। दूसरी रैली टिकरी बॉर्डर से शुरू होकर नांगलोई से होते हुए ढांसा बॉर्डर तक जाएगी। ये रूट 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट में गाजीपुर UP गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना UP में चली जाएगी। ये रूट करीब 68 किलोमीटर का होगा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के लिए एक तरफ किसानों ने कमर कस ली है तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। किसानों की परेड को देखते हुए हजारों संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने 26 जनवरी के दिन 1000 कांस्टेबल, 500 हेड कांस्टेबल, 300 SI, 50 इंस्पेक्टर, वहीं 12 CO और 6 एडिशनल SP को ड्यूटी पर लगाया गया है। इसके अलावा PSC और RAF जवान भी तैनात होंगे। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तैयारी पूरी है और गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं नोएडा है सामने और दूसरी ओर जो है दिल्ली। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आएंगे। इधर इस पूरी परेड को किस तरह शांतिपूर्ण किया जाए, किसानों ने इसके लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। कुछ ड्रोन कैमरे और कैमरा पर्सन बुलाए गए हैं जो इस पूरे प्रदर्शन पर, इस मार्च पर, इस परेड को अपनी निगाहें बनाए रहेंगे। वहीं प्रशासन ने भी हज़ारों की संख्या में पुलिसकर्मी समेत वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया है कि ज़रूरत पड़ने पर हर सिचुएशन से निपटा जा सके। मोहम्मद शोएब, INS TV, गाजीपुर बॉर्डर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से किसान इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और NCP प्रमुख शरद पवार समेत महाराष्ट्र के कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो वहीं मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चलकर हजारों किसान मुंबई पहुंचे हैं। यहां अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे हैं। आजाद मैदान में हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों के बीच राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। वहीं NCP के अध्यक्ष शरद पवार जहां किसानों के बीच पहुंचे और कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, इस ठंडे मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जानकारी ली? क्या ये किसान पाकिस्तान के रहने वाले हैं?
इसके अलावा शरद पवार ने कहा कि राज्यपाल के पास कंगना रनौत से मिलने का वक्त है, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने का वक्त नहीं है। इस दौरान कांग्रेस के नेता भी नजर आए। वहीं आजाद मैदान में रैली के बाद किसानों को राजभवन तक मार्च निकालना था, लेकिन सभी किसानों को वहां तक जाने की इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में अब कुल 23 किसानों का प्रतिनिधिमंडल ही राजभवन जाएगा और अपनी मांगों को सामने रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। आपको बता दें कि सुरक्षा के चलते दिल्ली के सभी सरकारी संस्थाओं और स्कूलों में एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज इसी समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार के तमाम काम भी गिनाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने बेहतर सेवा देने वाले जेल सहित कुछ अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी और कहा कि कोरोना के चलते इस बार काफी कुछ बदला है। इसी की वजह से छत्रसाल स्टेडियम की जगह इस बार दिल्ली सचिवालय में बहुत छोटे स्तर पर कार्यक्रम हुआ। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही कोरोना महामारी से सभी को राहत मिलेगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरा विश्व, पूरा देश और हम सब दिल्ली वासी पिछले 1 वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी और आज गणतंत्र दिवस भी हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। नहीं तो हम सब लोग बड़े पैमाने पे छत्रसाल स्टेडियम में अपने बच्चों के साथ मनाया करते थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष हम सब लोगों को कोरोना की महामारी से छुटकारा मिलेगा। पिछला 1 साल बहुत मुश्किल रहा सबके लिए, लोगों के लिए, सरकारों के लिए। जब हम सब लोग इस महामारी से जूझ रहे थे, दिल्ली वासियों के लिए खासकर ये 1 साल और ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि दिल्ली ने कोरोना की महामारी का बहुत प्रचंड रूप देखा। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रति माह 1 करोड़ लोगों को हमने सूखा राशन दिया, 10 लाख लोगों को प्रतिदिन भोजन दिया, ऑटो टैक्सी वालों को 5,000 की सहायता राशि दी। जहां भी सूचना मिली, दिल्ली सरकार ने लोगों को मदद पहुंचाई। 2 जुलाई को दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में ही शुरू किया गया। कोरोना काल में हर महीने सूखा राशन दिया जाता था। 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से सूखा राशन हर महीने दिया गया 1 करोड़ लोगों को। 10 लाख लोगों को हर रोज लंच और डिनर की व्यवस्था, रसोई की व्यवस्था की गई, स्कूलों के अंदर रसोई की व्यवस्था की गई। 10 लाख लोगों को रोज खाने की व्यवस्था की गई। हम नहीं चाहते थे कि किसी की भी एक तरफ तक कोरोना की महामारी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बच जाएं और भूख से मर जाएं। तो दिल्ली सरकार ने उसकी व्यवस्था की। इस वक्त ऑटो, टैक्सी सब चलने बंद हो गए थे। हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स को 5-5 हजार रुपए उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराए। लगभग 1,56,000 ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट में 5-5 हजार रुपए जमा कराए। पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने अपने ऑटो और टैक्सी वालों को सुध नहीं ली। दिल्ली सरकार ने अपने ऑटो और टैक्सी वालों को सुध ली। हमने लगभग 44,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपए जमा कराए। कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा को भी शुरू किया गया। 3 लाख लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए। बाद में इसे देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने अपनाया।
कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के किए तमाम कामों का जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में किया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को लेकर भारत में कई दिनों से घमासान मचा हुआ है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप को इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने। भारत में व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी विवाद के बीच इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये मर्जी है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि ये भी चिंता का विषय है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप द्वारा नीति में एक तरफा बदलाव किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप नई निजता नीति के संबंध में भारतीय उपभोगकर्ताओं और यूरोप उपभोगकर्ताओं के साथ अलग अलग ढंग से पेश आ रहा है, जो चिंता का विषय है। वहीं इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कहा था कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन के बीच झड़प हुई और इस झड़प में कई सैनिक घायल भी हो गए, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन ने 16 घंटे लंबी मैराथन सैन्य बातचीत का भी आयोजन किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प। उत्तरी सिक्किम के नाकुला में भारतीय और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए। ये झड़प पिछले हफ्ते हुई और इसमें कई सैनिक घायल हो गए हैं। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में। नाकुला पिछले साल मई की शुरुआत से दोनों देशों के बीच पेंगोंग सो, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स के अलावा गतिरोध का एक और स्थान है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि झड़प 3 दिन पहले हुई थी। ये तब हुआ जब दोनों देशों की सरकार और सेना 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत के अगले दौर की तैयारी कर रही है। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन ने 16 घंटे लंबी मैराथन सैन्य वार्ता आयोजित की, जो कि सोमवार रात 2 बजे खत्म हुई। लेह स्थित मुख्यालय 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PG मेनन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में भारत ने विवादित क्षेत्रों को पूरी तरह से स्वतंत्र करने और सुरक्षा बलों को वापस बुलाने की मांग। गलवान घाटी में दोनों पक्षों के बीच पिछले साल 15 जून को हुई हिंसा में भारत ने अपने 20 सैनिकों को खो दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर IANS। कोरोना वायरस का आंकड़ा दुनिया भर में 10 करोड़ के करीब पहुंच गया है और इसमें अमेरिका नंबर 1 पर है तो भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन राहत की बात भारत में ये है कि रोजाना कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 131 लोगों की मौत हुई है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है भारत में कोरोना का हाल। भारत में कोरोना संक्रमण का पहला मामला पिछले साल जनवरी में ही आया था। एक साल के भीतर देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अब देश में पहले की तुलना में कोरोना के मामले काफी कम हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटे में 13,203 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 1,06,67,736 हो गई है। इस दौरान देश में 131 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,53,470 हो गई। देश में पिछले 18 दिनों से कोरोना वायरस के 20,000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी 300 से कम है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,03,30,084 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,84,182 है। आपको बता दें कि देश में रिकवरी रेट 96.83% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि देश भर में अब तक 16,15,504 लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है, जिनमें से कल 33,303 लोगों को टीके लगे,
बता दें, देश में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 16 जनवरी से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानकारी के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 9 करोड़ 90 लाख से अधिक हो गई है, जबकि संक्रमण से हुई मौतें 21 लाख से अधिक हो गई हैं। संक्रमण के मामले के हिसाब से अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक कोविड प्रभावित देश है और उसके बाद नंबर आता है भारत का। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।